पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLOS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, क्या है? सबसे पहला है, प्रादेशिक समुद्र में पनडुब्बियों और अंतर्जलीय के वाहनों को सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आप समुद्र में जाते हैं तो पनडुब्बियों में, अंतर्जलीय वाहनों में अपना झंडा और नेविगेशन के दौरान ये फहराना कंपलसरी होता है। तटीय राज्य के सभी, क्या है? तटीय राज्य के सभी उद्देश्यों के लिए महाद्वीपीय शेल्फ पर ड्रिलिंग की अधिकृत और विनियमित करने का विशेष अधिकार होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऐसे नियम बनाए गए हैं UNCLOS के अंतर्गत, यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के अंतर्गत। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य चाहे वो तटीय हो या भूमिबद्ध हो, खुले समुद्र में अपना झंडा फहराने वाले जहाज़ों को भेजने का अधिकारी है। ये तीनों स्टेटमेंट मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या कह रहा है सेकंड? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है? पहला क्या है, किन परिस्थितियों में बनाएगी? एक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी राज्य सूची के विषय में कानून आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बना सकती है। बिल्कुल बात सही है। राज्यों के अनुरोध करने पर भी केंद्र सरकार राज्य के लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन होने के दौरान भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नंबर 4 है, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने पर। तो यदि हम बात करें, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए जो राज्य के कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये लोकसभा नहीं, ये किस में होना चाहिए? राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा? तो राज्य सरकार के विषय पर या राज्य विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भाई, क्या विचार करना है इन पर? क्या कह रहे हैं ये कथन हमारे? यह आपातकाल के दौरान एक औपचारिक संशोधन के साथ संघीय ढांचे को एकात्मक में परिवर्तित करता है। आपातकाल के दौरान एक औपचारिक संशोधन को के साथ संघीय ढांचे में एकात्मक परिवर्तित करता है। ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल गलत है। विधि के समक्ष समानता इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करती है। विधि के समक्ष समानता इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष बात की गई है। यह केवल मौलिक सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि प्रशासनिक प्रावधान कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। प्रशासनिक प्रावधान कार्यपालिका के द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये बात गलत है। यह एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। ये बात क्या है? सही है। यानी हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखते हैं 4 क्या कह रहा था हमसे। कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। कवच प्रणाली ट्रेनों में जो फॉग होता है और जो क्या कहते हैं आपका फॉग के दौरान जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं ट्रेन के सिग्नल न दिखने के कारण, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए IRTC ने एक कवच प्रणाली को अपनाया है, जिससे चलती ट्रेनों को क्या हो जाएगा भारतीय रेलवे में आसानी से सुरक्षित, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये प्रणाली है। ठीक है, तो वो स्वतः ही
निर्देशित करेगी कि आगे खतरा है और ट्रेन स्वतः ही पहले रुक जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अगला स्टेटमेंट। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली, बिल्कुल सही है, स्वदेशी विकसित प्रणाली है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट इसके पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संसद में बजट प्रस्तुति से संबंधित प्रक्रियाओं का क्रम संसद में बजट की प्रस्तुति से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। करिए। विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग, व्यय स्वरूप प्रोफाइल, प्राप्तियों का बजट। तो क्या करना है, संसद में बजट प्रस्तुति से संबंधित प्रक्रियाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम क्रम से बात करें तो बजट लाने से पहले वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय सभी विभागों से, सभी मंत्रालयों से उनके खर्चे के बारे में मांग करता है, यानी अनुदान की मांग होती है। उसके बाद उसकी समीक्षा होती है, यानी विनियोग विधेयक के अंतर्गत उसमें समीक्षा की जाती है। उसके बाद प्राप्तियों के बजट पर विवेचना और उसके बाद व्यय का स्वरूप यानी प्रोफाइल तैयार किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो 2, 1, 4 और 3 ये क्रम बनेगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण प्रधानमंत्री समय समय पर करते हैं। ओके, प्रधानमंत्री करेंगे। एक मंत्री जो संसद का सदस्य है उसे किसी भी सदन में बोलने और मत देने का अधिकार है। एक मंत्री जो संसद का सदस्य है उसे किसी भी सदन में बोलने या मत देने का अधिकार है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक, इसका निर्धारण कौन करता है? अगर इस पर चर्चा करें तो इसका निर्धारण मित्रों करते हैं संसद द्वारा, इसका निर्धारण किया जाता है। एक मंत्री जो संसद का सदस्य है वो किसी भी सदन में बोल सकता है। अगर उसे किसी भी सदन में बोलने और मत देने का अधिकार है तो मित्रों किसी भी मंत्री या किसी भी संसद के सदस्यों का किसी भी सदन में बोलने का तो अधिकार है, लेकिन अगर हम मत देने की बात करें तो उसका मत वो उसी सदन में दे पाएगा जिसका वो क्या है, सदस्य है। यानी आपका स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संसदीय मंचों फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों फोरम के पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोरम के सदस्यों की पदावधि संबंधित सदनों और उनकी सदस्यता के साथ समाप्त हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। प्रत्येक फोरम का अध्यक्ष सहित 31 से अधिक सदस्य नहीं होते, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, 30 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, केवल 2 सही, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है। क्या, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र के केंद्र के कार्यकारी परिषद अधिकार के अधीन होता है, नहीं, अनुसूचित क्षेत्र केंद्र के कार्यकारी अधिकार के अधीन नहीं होता है। अनुसूचित क्षेत्र पर कार्यकारी शक्ति का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में होती है जिसमें राज्यों को निर्देश देने तक ही इनका कार्यकारी अधिकार रहता है। यानी ऑप्शन कौन सा अकेला सही है, केवल ए हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्या कह रहा है। 9 क्या कह रहा है, अमूर्त संस्कृतियां और विरासत, इसके बारे में बताना है कौन सी अमूर्त संस्कृति और विरासत सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पसिल्लो। पसिल्लो क्या है, अगर हम पसिल्लो के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का संगीत और नृत्य है जो 19वीं शताब्दी में कहाँ पे होता था, 19वीं शताब्दी के करीब इक्वाडोर, कहाँ, इक्वाडोर में होता था। यानी पहला ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉन्ग केट, ये
क्या है? ये एक प्रकार का मलेशियाई कपड़ा है। क्या है? ये तो नृत्य और संगीत हो गया। क्या है? नृत्य एवं संगीत। और ये क्या है? एक प्रकार का कपड़ा है। ये कहाँ का? मलेशिया का। ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्या है? डुम्बारा मेट। क्या है मित्रों? डुम्बारा मेट के बारे में बात करें तो ये डुम्बारा मेट्स पारंपरिक हाथ से बने मेट हैं जिनका उपयोग बॉल हैंगिंग, ट्रैफिक, कुशल कवर के रूप में किया जाता है। और ये किसके द्वारा? ये श्रीलंकाई, किनके? श्रीलंकाइयों के द्वारा तैयार की जाती है मैट। नोरा डांस के बारे में अगर हम बात करें तो नोरा डांस जो है वो कहाँ पे किया जाता है? वो मित्रों थाईलैंड में किया जाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे कितने सुमेलित हैं? यहाँ पे मित्रों 2 सुमेलित हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में क्या? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अनुदेशों के साधन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या है आपके आपातकालीन प्रावधान और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 1935 के अध्ययन अनुदेशों के साधन किसके समान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समान है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। यह एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। बिल्कुल सही है। प्रतिभूति अपील अधिकरण SAT एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संसद सत्र के दौरान केवल दीवानी मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या? केवल दीवानी मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखने हैं करना क्या है क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेष अधिकार सदस्यों प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से न्याय निर्णय ज्यूरी सेवा से छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर दीवानी और फौजदारी वो भी स्टेटमेंट गलत है और ये दूसरा भी गलत है स्टेटमेंट। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है? हमारे गलत हैं। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। यह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के प्रभाव को सुनिश्चित करता है? बिल्कुल सही है। कार्यपालिका राजकोष में केवल CAG की स्वीकृति से ही धन निकाल सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए संसद की अनुमति काफ़ी है। यानी ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिक्किम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। यह बात बिल्कुल सही है। इस लोकसभा में इसके 2 प्रतिनिधि हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसका 1 प्रतिनिधि है। कितना है? 1 प्रतिनिधि। राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? नहीं, राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। तो सही कौन सा है? केवल 1 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद इस किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसे कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर नहीं बनाया गया था। प्रकलन समिति की अगर हम बात करें तो इसे बनाया गया था जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी? जॉन मथाई की सिफारिश पर। ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उच्च न्यायालयों के अपीलीय अधिकार के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। बम्बई, दिल्ली, मद्रास उच्च न्यायालय में दीवानी मामलों में अंतः न्यायालयीय अपील का प्रावधान है। सत्र न्यायालयों के सभी निर्णयों
के विरुद्ध अपील संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बात करना है कौन से कथन सही हैं। तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी समिति राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती है? श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, सूचना प्रौद्योगिकी पर समिति, उद्योग पर समिति, कोयला और इस्पात पर समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। तो यहाँ पर यदि हम कूट का प्रयोग करें तो सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर है आपका पहला, तीसरा और पांचवा राज्यसभा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जनप्रतिनिधि अधिनियम कौन सा? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद आयकर कार्यालय को एक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। चुनाव के लिए नामांकन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित मामलों और सजा का विवरण प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गैर संवैधानिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। कौन से हैं? संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, कर दी सिफारिश। आगे देखते हैं। एएम अहमदी समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश संथानम समिति ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है। यानी और एएम अहमदी समिति के बारे में बात करें तो एएम अहमदी समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की सिफारिश की थी। नहीं, एएम अहमदी समिति ने मानवाधिकार आयोग, कौन से क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी सिफारिश। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी ऑप्शन दो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते, दो गलत होगा सॉरी। लघु बचत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। लघु बचत इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं को उनके पैसे पर निश्चित ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना लघु बचत योजना का एक भाग है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2003 के संबंध में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2001 के जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का प्रावधान किया गया। संविधान ने लोकसभा के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपचुनावों के आयोजन हेतु कोई स्थान नहीं प्रदान करती है। क्या है? कोई स्थान प्रदान नहीं करती है। तो बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उपचुनाव का प्रावधान किया गया है, ये बात गलत है, यानी दो ऑप्शन सही हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो, सॉरी दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, जबकि ए ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? एक और तीन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है? 22 देखते हैं। 22 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण के कारण चंडीगढ़ प्रशासनिक, पुडुचेरी सामरिक, लक्षद्वीप सांस्कृतिक विशिष्टता, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है? चंडीगढ़ की स्थापना राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के आधार पर की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। पुडुचेरी की स्थापना के बारे में बात करें तो पुडुचेरी की स्थापना
किसके लिए की गई थी? सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए की गई थी। किसके लिए? सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए पुडुचेरी की गई थी। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो सामरिक महत्व के लिए लक्षद्वीप की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही हमारा सही है। तो कौन सा युग्म होगा? केवल एक युग्म सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। जब एक या नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक वह अधिकतम 2 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ओके, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को देय वेतन का हकदार नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति जब तक नहीं रहता है तब तक आपका उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वेतन का वो हकदार होता है, यानी दूसरा भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम और विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग विशेष मतदाता सूची है। चुनाव प्रावधानों के मामलों में राज्य विधायिका के पास अनुपूरक शक्तियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त कथनों में से दोनों कथन क्या हैं हमारे? गलत हैं। क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति शब्द का सशस्त्र विद्रोह शब्द में प्रतिस्थापित किया है। ये बात सही है या गलत? तो मित्रों यह बात कैसी होगी? गलत ही होगी। वो 38वां नहीं था, वो 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? आपातकालीन के संबंध में अगर हम बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 38वें संविधान संशोधन से संबंधित बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44वें संविधान संशोधन के लिए अविधिक संसदीय अनुमोदन प्रावधान को शामिल किया गया है। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये संशोधन 44वां था। ऑप्शन 2 हमारा पहला गलत, 2 सही, यानी कौन सा सही नहीं है? ए हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से देश को द बुखारेस्ट 9 B9 के सदस्य हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें B9 के सदस्यों के बारे में, तो ये सारे देश B9 के सदस्य हैं, सिवाय किसके? सिवाय ऑस्ट्रिया को छोड़ के। सिवाय किसको? ऑस्ट्रिया को छोड़कर हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सभी सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27? उसे समझते हैं। निम्न में से कौन सा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत प्रावधान में नहीं था? राज्य विधान परिषदों में सीटों का आवंटन सही था। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची, ये भी सही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन, ये भी सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये बात सही नहीं थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित जल निकायों की पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। डर्डनेल्स जलडमरू मध्य, मरमरा सागर, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, एजियन सागर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही क्रम होगा? तो ये क्रम होगा आपका एजियन, डर्डनेल्स, मरमरा और बॉस्फोरस, यानी 4 1 2 3, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राज्यों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखें जरा इसमें क्या कह रहा है। बनने के क्रम के आधार पर इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली बात आती है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम कौन कब बना है? तो यदि हम बात करें 1956 में कौन बना था हमारा? 1956 में हिमाचल प्रदेश बना था। कौन बना था? हिमाचल प्रदेश 1956 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है,
71 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, और इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय के बारे में बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आपके कब बने थे? ये आपके बने थे 1972 में। कब बने थे? 1972 में ये पूर्ण राज्य बन गया था। कब? 71 में। कब बन गया था ये? 71 में बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये बने थे 1987 में। कब बने थे? 87 में। ये बना था 2000 में। तो क्रम क्या हुआ? क्रम हुआ आपका 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। मूल संविधान के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कौन सा इनमें क्या है हमारा सही है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, यही कथन सही है। बाकी दोनों कथन हमारे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में समाचारों में देखी गई गैनोडार्मा ल्यूसिडम एक प्रजाति है। क्या है ये प्रजाति? ये एक है प्रजाति कबक की। किसकी है? कबक की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारत में चुनाव प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जिले चुनाव को कार्य पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हाथ में होता है। पीठासीन अधिकारी एक मतदान केंद्र पर चुनाव कराने तक का प्रभारी होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी चुनावों के सफल समापन पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विजेता की घोषणा करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथनों की बात करें तो केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन क्या है हमारे? गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। नहीं, यह केवल जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। ये भी बात गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारी सही होगी। क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट ये की गई थी स्टेट ऑफ इंडिया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी। किसके द्वारा? सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 34 पर। किस पर? 34 पर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के पीठासीन अधिकारी दल बदल के उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में निम्न किसी भी प्रश्न से निपटते हैं। ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? भारत पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNEFPA के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार केवल एक स्वर्ण पदक और नगद राशि शामिल होती है। संयुक्त राष्ट्र एक की बजट द्वारा समर्थित नहीं है। UNFPA का मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड द्वारा होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1967 में ट्रस्ट फंड के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? UNFPA। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बजट द्वारा समर्थित नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र बजट द्वारा समर्थित नहीं है, यह बात क्या हो गई है? यह बात सही है। ठीक है, मूल्यांकन कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदित मूल्यांकन नीति द्वारा होता है, ये भी बात सही है। यानी 2 और 3 हमारी क्या हो गई हैं? बातें सही हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के अंतर्गत शुरू किया गया था 1981 में, जिसमें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक और एक नगद पुरस्कार। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया जाता है आपका क्या? एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार। ठीक है, मौद्रिक पुरस्कार, स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिप्लोमा।
कब शुरू किया गया था? 1981 में। यानी पहला गलत, 2 और 3 हमारे क्या होंगे? सही होंगे। ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा इसमें सही। हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही होंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत संरचना का महत्व नहीं है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि के शासन। न्यायिक सक्रियता आधारभूत महत्व का विषय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, देखते हैं धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, करिए। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में राज्य तब हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब कोई धार्मिक आदेश महिलाओं को याजक वर्ग से निष्कासित करता है। ठीक है, क्या है ये बात? ये बात मित्रों बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच सख्त विभाजन करता है नहीं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? केवल ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, नगर निगमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार भाई। केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी स्थापना संसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है, सही है। यह संपत्ति कर आरोपित करने के लिए अधिकारित होते हैं, सही है। पहला नगर निगम बॉम्बे नहीं मद्रास था, क्या था? मद्रास था, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार संसदीय स्वरूप विशेषता नहीं है? सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता के बारे में बताना है। तो यहाँ पर बात करें शक्तियों का विलय, बिल्कुल सही है। निम्न के सदन में विघटन, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कौन सा सही नहीं है? एकल विरोध सदस्यता सही नहीं था, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके 9 क्या है? 39 हो गया, 40 पे चलना है। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए अभिनव संसाधनों को बढ़ावा देने हेतु फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा किया गया है। ताकि क्या हो? ताकि आपके फिनटेक स्टार्टअप का सहयोग से अभिनव उपायों को बढ़ावा मिल सके और वंचित और सेवाओं के लोगों तक सेवाएं पहुंच सके। अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में राज्य विधानमंडल शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। क्या कह रहा है ये? यह कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी का उपयोग वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के नियंत्रण के लिए प्रावधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान कर सकते हैं कि न तो उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने में प्रयोग कर ऐसे विवाद शिकायत के संबंध में करेगा। ये भी बात गलत है, यानी दोनों बातें क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42? जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन मित्रों क्या है हमारे? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण, क्या? प्रधानमंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ कहते हैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। तो यहाँ पे देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? संविधान की विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करना, भारत की जनता और सेवा कल्याण में निरत रहना। ये दोनों बातें गलत हैं, जबकि पहली दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सरदार बलदेव सिंह वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार और वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के रक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। जॉन मैथाई 46 में अंतरिम सरकार में और 47 में स्वतंत्र कैबिनेट में रेल मंत्री थे। ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है, जबकि पहली बात सही है।
नेक्स्ट चलते हैं, मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से वायु में प्रहार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। अधिकतम सीमा 4.5 किलोमीटर नहीं, यह इजराइल दुनिया में मैन पेट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी बात गलत है। कौन सा सही है? ए हमारा सही होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी मारक क्षमता के बारे में बात करें जो यहाँ पे मैंने काटी है, ये 8 किलोमीटर है। अगर हम इसके निर्यातक के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा निर्यातक वर्तमान समय में कौन थे? रूस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, राज्य व्यवस्था के संघीय फेडरल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में शक्तियां और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजित होती हैं। कनाडा, रूस, ब्राजील, स्वीडन में सरकार का संघीय मॉडल है। इस प्रणाली में एकीकृत चुनाव तंत्र शामिल होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर केवल एक बात सही है, बाकी दोनों बातें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। ऑयल बॉन्ड के संबंध में ये भारत में तेल विपणन कंपनियों के सरकार द्वारा जारी किए गए प्रॉमिसरी नोट होते हैं, सही है। ये वैधानिक तरलता अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में आहत प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी बात सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, निम्नलिखित चुनाव सुधारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान, मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा विकल्प का प्रारंभ। नीचे दी गई कूट का सही उत्तर बताइए। यदि हम नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कूट का सही उत्तर बनेगा क्या? 3, 2, 1 और 4, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर संधि BBNJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उच्च समुद्री संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्लाइमेट एक्शन समिट 2022 के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही नहीं है? पहला सही, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार जैव विविधता की संधि है और उच्च समुद्री संधि है, ठीक है, ये बात सही है। और ये कब से समिट हुई थी? ये हुआ था आपका फरवरी 2022 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सहकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। सहकारिता राज्य सूची में वर्णित विषय है। बहुराज्य सरकारी सहकारी समितियां राज्यों को सुमेलित कर सकती हैं और एक नई बहुराज्य सरकारी समिति बना सकती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से मित्रों दोनों कथन क्या हैं? हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। हेलेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर है। इसमें रात्रि संबंधी क्षमताएं नहीं होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर यदि हम कथनों के बारे में बात करें तो कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर हमारे केवल एक कथन क्या है? सही है, बाकी दोनों कथन क्या हैं? हमारे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ के लिए किसी भी स्थान को चुन सकते हैं। संवैधानिक मामलों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये राष्ट्रपति नहीं, आपका CJI चुनता है। पहला गलत। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 3 न्यायाधीश, ये भी बात गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाटक अकादमी एक इकाई है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में ही दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संविधान कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRW की स्थापना पर 2000 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में की गई थी। किनके? जरा देखते हैं कौन न्यायाधीश थे उस समय। तो वो न्यायाधीश थे MN वेंकट चलैया। कौन है? MN वेंकट चलैया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 55। कन्या प्रवेश उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार
कीजिए। क्या है इसका उद्देश्य? सभी महाविद्यालयों ने जाने वाली लड़कियों की शिक्षा प्रणाली को में वापस लाना है। ओके। इसके बाद इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझेदारी कार्यान्वित की गई है, तो ये गलत है, ये सही है, सॉरी पहला गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय रिपोर्ट पासपोर्ट रखते हैं और भारतीय नागरिक के सभी लाभ लेते हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन के दौरान भारत में आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है, पहली बात सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के संबंध में विचार कीजिए। क्या है? पहला, यह प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? पहली, प्रकाशित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। देश भर में ग्रामीण क्षेत्रीय परिवारों को भोग पैटर्न की जानकारी एकत्र नहीं, ग्रामीण नहीं शहरी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या कह रहा है? अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर की जाती है। जिला न्यायाधीश की पद स्थापना पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवाएं उच्च न्यायालय द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ पर देखें कौन सी बातें सही होंगी। ये उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है? क्या है? उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है? तो उपयुक्त में से तीनों बातें क्या हैं हमारी? गलत हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ये बात क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या है? स्वीडन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पहले स्थान पर है। स्वीडन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ये पहले स्थान पर है। लिबरल डेमोक्रेसी में भारत का स्थान और भूटान से नीचे, ये बात सही है, पहली बात गलत है। ऑप्शन 2, 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता शब्द की सबसे सटीक व्याख्या करता है? कौन सी स्वतंत्रता सटीक शब्द की? ए, यह किसी व्यक्ति के कार्यों पर बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति है। वह व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति और विस्तार करने और अपनी संभावनाओं को विकसित करने की क्षमता संबंधी योग्यता है। यह अर्थव्यवस्था में मुक्त संसाधनों की उपलब्धता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। यह किसी व्यक्ति पर किसी भी कानून दायित्व के अभाव है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द का सबसे सटीक व्याख्या व्यक्ति अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता करने और संभावनाओं को विकसित करने की क्षमता संबंधी योग्यता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अभ्यास धर्म गार्जियन, कौन सा धर्म गार्जियन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान के मध्य किया गया था। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। भारत थल सेना और नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। ये भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच किया गया था। पहला सही, दूसरा गलत, ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। वहकारी, रुआ पेहू और टोंगारीरो ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट होने की संभावना संबंधी सूचना है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जरा देखते हैं। न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस, मलेशिया। किस में? न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस, मलेशिया। तो ये टोंगारीरो ज्वालामुखी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। राष्ट्र की अवधारणा के संबंध में बात सॉरी बताना है। यह राष्ट्र एक काल्पनिक इकाई नहीं होता है। राष्ट्र एक काल्पनिक इकाई होता है, ये बात क्या है? गलत है। नहीं होता है, नहीं हो सकता। काल्पनिक इकाई हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। यह केवल एक साझा आम भाषा पर आधारित नहीं हो सकता। क्या? साझा आम भाषा पर आधारित नहीं हो सकता, यानी ये भी बात हमारी गलत है।
यदि हम राष्ट्र की अवधारणा के बारे में बात करें तो राष्ट्र एक हद तक कौन सा है, काल्पनिक अवधारणा है। क्या है मित्रों, काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, अगर हम राष्ट्र के संबंध के बारे में बात करें तो एक साझा विश्वास होना चाहिए, एक साझा इतिहास होना चाहिए, एक क्षेत्र विशेष होना चाहिए, राजनीतिक आदर्श होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से रसायन पार्टिकुलर मेटल PM ढाई घटक हैं। तो ये आपके सारे जो दिख रहे हैं, अमोनिया हो, सोडियम हो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नाइट्रेट और सिलिकॉन हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसके राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। न्याय ट्यूनसांग जिले में नागालैंड विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये दोनों बातें मित्रों कैसी हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नेपच्यून मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तटीय जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे यूक्रेन ने विकसित किया है। इसकी अधिकतम सीमा 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसे विकसित किसने किया है, यूक्रेन द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा, यूक्रेन द्वारा विकसित की गई है। और इसे अगर क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है, 300 किलोमीटर इसकी क्षमता है। ठीक है, और जहाज रोधी बैलिस्टिक नहीं, ये जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है। कैसी है मित्रों, क्रूज मिसाइल, यानी ऑप्शन बी ही हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 पर देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है। चुनाव की घोषणा के 2 सप्ताह बाद आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार की अवधि आधिकारिक तौर पर मतदान बंद होने के 48 घंटे के बाद हो जाती है। तो यहाँ पर बात करें कौन सी बात सही है, चुनाव घोषणा 2 सप्ताह बाद आदर्श संहिता नहीं, जिस दिन होती है उसी दिन हो जाती है, घोषणा के ही दिन हो जाती है। चुनाव प्रचार की अवधि आधिकारिक तौर पर मतदान के 48 घंटे, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मलेरिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार भाई। मलेरिया के संदर्भ में क्या हैं, यह एक मच्छर जनित रोग है जो निश्चित जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ के कारण होता है। 2016 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एमिनेशन शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो 2025 तक 25 देशों को मलेरिया संभावित उन्मूलन निर्देश दिया गया है। ये दोनों सही हैं, लेकिन ये गलत क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के प्रावधानों में कथनों पर विचार करना है। करिए भैया विचार, क्या कह रहा है। 368 पहला, संविधान संशोधन के लिए यह विधेयक संविधान लोकसभा की शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होती है। राष्ट्रपति के संविधान संशोधन के लिए विधेयक को अपनी सहमति देनी चाहिए। तो इनमें से सही कौन कौन से नहीं है मित्रों, क्या है, इनमें से सही कौन कौन से नहीं हैं। तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। दोनों सदस्यों के बीच गतिरोध होने पर नहीं। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी गलत है। संशोधन के लिए विधेयक अपनी सहमति होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 3 और 2 क्या है हमारे, गलत हैं। पूछा क्या है, नहीं, यानी 3 और 2 बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 70।
UPI 123 पे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए भैया विचार। क्या है? यह व्यक्तियों और स्मार्टफोन इंटरनेट के बिना किसी दूसरे व्यक्ति कर भुगतान करने में सक्षम है। बात बिल्कुल सही है। यह ग्राहकों को स्कैन भुगतान से छोड़कर लगभग सभी लेन देन के लिए फीचर फ़ोन उपयोग करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। समानता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मार्क्सवादी समाजवादी विचारक सामाजिक असमानता आर्थिक असमानता के आधार मानते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही होंगे, पहला ही गलत मिल गया हमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। डे लाइट हार्वेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपलब्ध सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी ऊर्जा लागत को बचाने का एक तरीका है। यह कार्बन पदचिह्न को कम करती है और भवन ऊर्जा दक्षता में सुधार करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें इसमें कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों कथन क्या है हमारे? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। CRPC के संदर्भ में 144 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है ये? यह मजिस्ट्रेट की निर्दिष्ट क्षेत्र में 10 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर यानी कि आदेश करने का अधिकार है। कितने? 10 या अधिक नहीं। यह आदेश आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ पारित नहीं। ठीक है, जरा देखते हैं और कौन सा स्टेटमेंट है। तीसरा, निस्त्रीकरण के पहले अधिकतम 2 माह तक यह लागू रहता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। तो ये 10 नहीं, कितने थे? 4 या अधिक थे, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे न्यायालय की अवमानना 1971 में परिभाषित किया गया लेकिन भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। सिविल अवमानना एक ऐसा कार्य होता है जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है और उचित में सक्षम बनाता है। नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5G के बराबर सही नहीं है? इसमें उच्च विलंबता लेटेंसी होती है। नहीं, इसमें निम्न विलंबता लेटेंसी होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी सूची में सम्मिलित हैं? कौन से राज्य छठी सूची में सम्मिलित हैं? जरा देखते हैं कौन से राज्य छठी सूची में सम्मिलित हैं। तो वो राज्य हैं आपके असम, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और आपका मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे? अगर हम बात करें यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी रेट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी नहीं की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ को जारी नहीं की जाती है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमदेश, तो ये नहीं की जाती। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, ब्लू स्ट्रगल तारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ये अपने पास मौजूद लाल तारों से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं। नहीं, इसके निर्माण प्रक्रिया में समक्ष तारों के पीछे रह जाते हैं। ये बात सही है। हर्ट्ज़ स्प्रिंग रसेल आरेख का उपयोग करके तारों की आयु की गणना की जा सकती है। तो ये बात भी क्या है? ये बात भी क्या है मित्रों? सही है। और हमें बताना क्या है कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। किस पर? 79 पर। निम्नलिखित संबंध में विचार कीजिए। इसमें नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल हैं। इसके हनन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ये प्रकृति के समय संपूर्ण होते हैं। इनमें भारत के जीवन के विभिन्न स्वरूपों का से जुड़े कार्यों का संहिताकरण होता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रकृति में संपूर्ण होते हैं, ये कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन कैसा है पॉइंट? ये पॉइंट हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा विषय नहीं है जिस पर विधायिका द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है? उद्योग एवं श्रम, किराया और किराएदारी अधिकार, कराधान और पंचायत चुनाव। तो ये कौन पर हैं? पंचायत चुनाव पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्लेम सिस्टम निम्नलिखित कथनों विचार यह ड्रोन पर लोइटर म्यूनिशन के साथ प्री लोडेड कैनिस्टर है। यह सतह से वायु में हमले के लिए सर्वाधिक कुशलता का उपयोग किया जाता है। यह अत्यधिक गतिशील होते हैं और अक्सर पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला कथन और तीसरा कथन सही हैं, दूसरा कथन गलत है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अधिकार शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकार वैध दावे होते हैं जिन्हें सही समाज मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अधिकार वे दावे होते हैं जिन्हें सम्मान का जीवन जीने के लिए आवश्यक माना है, सही है। अधिकार नागरिकों द्वारा राज्य पर कानूनी दावे होते हैं, ये भी सही है। यानी सारी बातें सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मेंजे रोग के संबंध में विचार कीजिए, करिए विचार। क्या है? सरकोप्टिक मेंजे जंगली स्तनधारियों को ही प्रभावित करता है, सही है। सरकोप्टिक ये स्तनधारियों को ही प्रभावित नहीं करता है, ये इसके अलावा भी प्रभावित करता है। सरकोप्टिक मेंजे की तुलना में डोमेडिक मेंजे अधिक संक्रामक है, नहीं, सरकोप्टिक अधिक संक्रामित है, ये भी क्या है? हमारा गलत है। दुर्बलता बीमारी का एक सामान्य लक्षण है, इसमें दुर्बलता नहीं आती है, ये सामान्य लक्षण के तौर पर नहीं जाना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेमेंटिक के बारे में तो ये आपका नैदानिक लक्षण रोगों के प्रकारों के भिन्न होते हैं, लेकिन बालों का झड़ना सामान्य लक्षण होता है, ठीक है। यानी तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के पास। क्या है 84? क्या कह रहा है? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में बताइए। आरटीआई अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान लाया गया था। कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण 45 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम को अनुरोध का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। आरटीआई अधिनियम पारित होने के लिए आंदोलन का नेतृत्व 87 किसान संगठन MKSS कर रहा था। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर आपकी सारी बातें सही हैं सिवाय दूसरी बात के, और उसमें भी 30 दिन का अंतर है बस, यानी 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय विंग्स इंडिया 2022 का आयोजक नहीं है? कौन सा मंत्रालय विंग्स इंडिया 2022 का आयोजक नहीं है? तो ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम क्या है? अधिकतम अंतराल 4 माह से अधिक नहीं हो सकता। 4 माह से अधिक क्या अंतराल नहीं हो सकता, ओके। ये स्थगन अधिकतम 6 दिनों के लिए बैठक का कार्य स्थगित किया जा सकता है। 4 माह नहीं है, 6 माह है, ठीक। ये भी 4 माह दिन तक है। विधान परिषद विधानसभा दोनों को विघटन के अधीन है। विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, यानी तीनों क्या हैं? यहाँ पर गलत हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रालय समिति CCA ने जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? वो है नदी चिनाब नदी। कौन सी बच्चों? चिनाब नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के पास। देखते हैं क्या कह रहा है 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों को अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं हो सकती है।
आधिकारिक भाषा नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? संसद राज्य में एक निश्चित भाषा का उपयोग कर आधिकारिक रूप से प्रदान करने का निर्देश दे सकती है। ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? सही। ये गलत और ये भी गलत, सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मात्र दर MMR के संबंध में विचार कीजिए। MMR क्या कह रहा है? डेटा गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया जाता है। सही है। इसे एक ही समय के दौरान प्रति 10,000 जीवित जन्मों में निश्चित अवधि के दौरान मात्र मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 10,000 नहीं, ये कितने हैं? 1,00,000, यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की है। अच्छा, नहीं की है पदावधि निर्धारित। ओके। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने के लिए सदस्य कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित और पुनर्नामांकित पात्र होते हैं? ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई सांद्रता पौधे में नाइट्रोजन को तेज करती है। ये बात कैसी है? ये बात गलत है। क्या है? गलत है। वातावरण में नाइट्रोजन की बढ़ती हुई सांद्रता कीटनाशक इंसेक्ट एप्लोकेटिस से जुड़ी हुई है। ये भी बात क्या है मित्रों? ये भी बात हमारी क्या है? गलत है। भूजल नाइट्रोजन का स्तर आंतों में कैंसर से जुड़ा हुआ, ये बात सही है। कौन सा कथन सही होगा? आपका सी कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संसद में प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। इसे सार्वजनिक महत्व के एक किसी निश्चित मामले पर तत्काल सदन आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल है, इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इस प्रस्ताव पर चर्चा घंटे 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। यह कौन सा प्रस्ताव होता है? यदि ऐसे प्रस्ताव के बारे में पूछा जाए तो मित्रों ये प्रस्ताव होता है आपका स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारत में प्रेसिडेंट कलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल युद्ध के समय युद्ध के समय राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से केवल कौन सा कथन? दूसरा कथन सही है। पहला कथन क्या होगा? गलत होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं में के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संसद के उच्च सदन के पास एक अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के संबंध में अधिक शक्तियां हैं। ये बात सही है। पहली बात क्या है हमारी? पहली बात उच्च हद तक प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। ये दोनों बातें क्या है हमारी? सही हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 310 के अनुसार रक्षा सेवाओं के सदस्य, केंद्र सिविल सेवाओं के सदस्य, अन्य सभी सदस्य राष्ट्रपति के अधीन सेवा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के पास। उन्नत पिनाका MK1 सिस्टम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह सिंगल बैरल रॉकेट सिस्टम है? नहीं है, सिंगल बैरल रॉकेट सिस्टम नहीं। इसकी अधिकतम रेंज 15 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम रेंज 15 किलोमीटर नहीं, इसकी अधिकतम रेंज के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी रेंज है 45 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी है? 45 किलोमीटर तक। ठीक, और अगर हम बात करें ये सिंगल बैरल है तो नहीं, ये मल्टी बैरल सिस्टम है और इसकी दूरी 15 किलोमीटर, यानी दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। संसद में धन विधेयक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। क्या है? संविधान दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध में समाधान प्रावधान नहीं करता। ठीक है, राज्य अस्वीकार
राज्यसभा द्वारा स्वीकार संशोधित नहीं किया जा सकता। सही है, केवल लोकसभा पेश किया गया, राज्यसभा में नहीं। ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार कीजिए। क्या विचार है, उनका जन्म अमृतसर में 1621 में माता ननकी और छठवें सिख गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। उनकी तपस्वी स्वभाव से के कारण त्यागमल कहा जाता है। उनकी रचना 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। उन्होंने पंजाब में ननकी शहर की जो बाद में पंजाब में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया। ठीक है, 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई। तो ये कौन थे, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये मित्रों थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे, गुरु तेग बहादुर। शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं की बलिदान स्थल पर है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री प्रक्रिया अनुच्छेद 164 से परिभाषित की गई है। ठीक है, कर दो परिभाषित। इसके अलावा राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन फेरबदल कर सकता है। ओके, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ठीक, मुख्यमंत्री प्रशासन में जानकारी राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। तो ये बातें सही हैं, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि 166 में केवल प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है। तो विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। ठीक है, तो पहला और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रालय की एक नई ई गवर्नेंस पहल है DAR पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो नहीं है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ये मित्रों क्या थे आज हमारे ये दृष्टि IAS संस्थान का पेपर संख्या 13 था। इसके साथ ही अन्य पेपर भी हमारे YouTube चैनल में कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना रिवीजन दोहराते रहिए। ओके मित्रों, बार बार पुराना पढ़ा हुआ दोहराइए, नए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पेपरों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का किस लेवल पर पहुंच चुकी है ये भी जानकारी कर सकते हैं। और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, धन्यवाद।